गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास जो थी हमारी, हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने वहां पे पिछली क्लास के अंदर एनोड रेज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो एनोड कैथोड पूरा हो गया। कुछ E/M रेशियो के रिगार्डिंग कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, तो फिर अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स आए थे। हालांकि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल आया था वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद आ गया था। न्यूट्रॉन उसके बहुत ही बाद में डिस्कवर हुआ था। तो जो पहले जो डिस्कवर हो गया था वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस के ऊपर जे थॉमसन ने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को हम क्या जानते हैं बताएं? हम उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। हम थोड़ा इंडियन वर्जन की बात करें तो वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। वाटरमेलन मॉडल में क्या होता है? जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसको तो इसने कहा ये प्रोटॉन होता है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सीड्स होते हैं उनको क्या बोला? एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखो, यहां हमने एक इसका डायग्राम बना लिया। ये एटम बनाया इसने, और एटम बनाने के बाद जो ये जो व्हाइट पार्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको इसने क्या बोला? प्रोटॉन बोला। ये जो व्हाइट पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या बोला? प्रोटॉन। बिल्कुल, आप सभी स्टूडेंट म्यूट हो जाएं तो मेरी आवाज क्लियर आएगी। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो है, इसमें पूरा का पूरा जो व्हाइट पार्ट आपको बनाया हुआ दिख रहा है चौक से, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? वाटरमेलन का रेड पार्ट है। तो इसको इसने क्या बोला? प्रोटॉन्स। ठीक है ना। और इस प्रोटॉन्स के बीच में जैसे सीड्स होते हैं रेड पार्ट के अंदर वाटरमेलन के, सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इनको इस तरह से इसने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब ये एटॉमिक मॉडल आज के डेट में हमें पता है बिल्कुल ही फालतू का और फर्जी है। ठीक है ना। लेकिन उस समय इसने बताया था तो बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी। ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आज के डेट में हम देखें तो इसने बोला था कि मास जो होता है पूरे एटम का, वो होल एटम में पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब ये हुआ पूरे एटम के अंदर उसका पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। तो ये हो गया था मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल एटम। क्लियर है। आज के डेट में हमें पता है कि पूरे एटम के अंदर मास हमेशा जो उसके अंदर होगा बहुत ही स्मॉल पार्ट न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन उसने कहा था ये जो मास होता है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी जो होती है एटम की आज के डेट के हिसाब से कम होगी, बहुत कम होगी। ठीक है। अब देखो, लेकिन जो इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बोली थी वो क्या? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने के उतने क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है ना। इस तरह से इसने यहाँ पे ये मॉडल दिया, जिसके बहुत सारे ड्रॉबैक ही हैं आज के डेट में। तो ये हम जस्ट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एक बार इसको जल्दी बना लो, फिर हम आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था बताओ? ये रदरफोर्ड एंड अदर साइंटिस्ट। इसके साथ में बहुत सारे साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट कहते हैं इसके स्टूडेंट्स ही थे, है ना। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उससे पहले की बात बता रहा हूं, जब उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या कर रहा था, इसकी जो फोकस जो था वो कुछ और था, लेकिन ओकेजनली ऐसा चीज इसको इंफॉर्मेशन मिली तो इसने क्या कर दिया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है ना। और हालांकि ठीक है, टारगेट में सब कुछ थे, लेकिन एक तरह से स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, लेकिन इसने ये डिस्कवर कर लिया। इसने क्या किया था? इसने क्या किया, उस समय क्या रेडियो एक्टिविटी पे ये थोड़ी स्टडी कर रहे थे। तो इसने क्या किया, एक अपने पास क्या लिया? रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया। इसको क्या किया? ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, इसको क्या लगा? पीबी चैम्बर। पीबी वर्ड का मतलब हो गया क्या? लेड। तो इसने लेड चैम्बर यूज किया। इसमें क्या किया? रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा। रेडियो एक्टिव मटीरियल कौन सा हो सकता है? पोलोनियम ले लो। ठीक है ना। लेकिन हमें ये कोई याद रखने का मतलब नहीं है रेडियो एक्टिव मटीरियल, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है।
और ऐसा तो आएगा नहीं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हमें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, पोलोनियम ले लो जैसे, है ना। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है बताओ? रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होते हैं जो क्या करेगा, जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल तो हमने पढ़ लिया था, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है ना। बीटा पार्टिकल एक तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गामा जो होते हैं, गामा जो रेडिएशन होती है वो फोटॉन्स होती है, ठीक है ना। सनलाइट में जैसे होते हैं ना, उस तरह के फोटॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे केवल और केवल अल्फा पार्टिकल से मतलब है, सारी रेडिएशन निकलेगी, लेकिन हमने केवल और केवल अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे यूज किया है। अब कैसे किया, किस तरह से किया, ये हमारा पॉइंट नहीं है। हमें ये पता है कि इन रेडियो एक्टिव मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, सेपरेट किया। और सेपरेट करने के बाद यहां से जो अल्फा पार्टिकल जो निकले, ठीक है, यहां हमने लगा दी स्लिट। मैंने बताया था स्लिट क्यों लगाते हैं, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बन जाए, ठीक है ना। तो ये स्लिट लगाई और यहां पे अल्फा पार्टिकल आए। यहां पे हमने क्या कर दिया, एक थिन मेटल फॉइल, बताओ मेटल फॉइल कौन सी है? वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या मेटल फॉइल कौन सी थी? ये बिल्कुल सही है, गोल्ड फॉइल थी। और गोल्ड फॉइल जो थी वो हैवी न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 79, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हमने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ली। तो क्वेश्चन आता है गोल्ड फॉइल क्यों यूज की? इसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे इसकी थिनेस्ट लेयर कैन बी फॉर्म्ड, है ना। और थिनेस्ट लेयर बनाने का भी एक पर्पज होता है ताकि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हमने क्या किया, बहुत ही थिन लिया। और गोल्ड यूज करने का रीजन क्या था? अब ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट है तो थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें काम मिलेगा, गोल्ड से उसका थोड़ा सा रुतबा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज करने का जो रीजन है इसका, वो ये है कि इसकी थिनेस्ट लेयर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। अब जब आपने देखा ही होगा घर में ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, प्लेटेड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा बड़े हैवी तो दिखते हैं, लेकिन 2 ग्राम गोल्ड से पूरा प्लेट हो गया, उसके ऊपर पूरी कोटिंग हो गई। तो सोचो गोल्ड की कितनी थिन लेयर बना सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज किया ना, इसने क्या किया, गोल्ड फॉइल जो है वो कहां रखी, एक ऐसे चैम्बर में रखी जिसकी जो स्क्रीन है या डिटेक्टर जो है, ये डिटेक्टर मान लो इसको, है ना। ये जो डिटेक्टर है किसका बना हुआ है, ZNS स्क्रीन का। इसकी जो स्क्रीन है वो हमारे पास क्या है, ZNS स्क्रीन। अब बताओ ZNS स्क्रीन जो आई तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट सारे का मतलब होता है अराउंड 99% एंड इवन मे बी मोर देन 99%, ठीक है ना। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल, यहां पे मोस्ट अल्फा पार्टिकल लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये बड़ा चौंक गया, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड भी यही था कि सारे निकल गए, लेकिन क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि बहुत हाई स्पीड के पार्टिकल्स हैं और ये इतनी थिन मेटल फॉइल उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ऐसा इसकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन यहां पे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, ये हो गया थोड़ा कंफ्यूज। फिर इस अल्फा पार्टिकल और देखा तो पता चला कि कुछ तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। मोस्ट वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू बाय लार्ज एंगल, ठीक है ना। एंड वेरी फ्यू अराउंड 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, ठीक है ना, वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, वापस उसी पाथ पे आ गया। मतलब अल्फा पार्टिकल यहां गया, इस मेटल फॉइल, बहुत ही थिन मेटल फॉइल से स्ट्राइक किया और 20,000 अप्रोक्स 20,000 से एक अल्फा पार्टिकल वापस 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गया। और ये इसने कहा कि ये मेरे लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है जैसे कि अगर आपने किसी के ऊपर तोप का गोला दाग दिया हो और सामने वाला अपने को बचाने के लिए एक पेपर उठा के सामने खड़ा हो गया और वो तोप का गोला जो है वो पेपर से टकराया और वापस बाउंस बैक होकर उसी को उड़ा दिया। ये रदरफोर्ड का खुद का स्टेटमेंट था। क्यों था? क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक भी अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहां पे ऐसा हुआ तो इसने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब वो गड़बड़ क्या थी? तो इसने ये आइडिया लगाया कि हो न हो सारे अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया
कि जो बाउंस बैक हो रहा है वो जरूर ऐसी जगह से टकरा रहा है जो बहुत ही डेंस है, बहुत ही डेंस है। और वो स्मॉल है कि लार्ज है, उसका आइडिया ऐसे लगाया कि सारे अल्फा पार्टिकल क्या चले गए, स्ट्रेट चले गए। सारे अल्फा पार्टिकल क्या चले गए, स्ट्रेट चले गए, कुछ ही रिफ्लेक्ट और बहुत ही कम वापस बाउंस बैक हुए। तो आइडिया लगा है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल हो गया, बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है। तो एक और पॉइंट है, मास कितना है, मास भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब एटम का पूरा मास एक पर्टिकुलर जगह पे ही कंसेंट्रेट होगा जो बहुत ही स्मॉल होगा। और चार्ज क्या होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है। अगर उस स्मॉल, हाईली डेंस और हैवी जो भी हमने पार्ट एज्यूम किए हैं, अगर उस पे मैं मान लू नेगेटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आएंगे। तो जरूर उस पे चार्ज होना चाहिए क्या, पॉजिटिव होना चाहिए। और हैवी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास हमें पहले से ही पता है। तो उसने बोला कि वो जो सेंटर पे हैवी, हाईली डेंस और स्मॉल जो पार्ट प्रेजेंट है, डेफिनेटली वो कौन है, वो कौन है, न्यूक्लियस है। इसने टर्म दिया था न्यूक्लियस है। और उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। ठीक है। और प्रोटॉन में जब उसका मास देखा तो इसको आइडिया हुआ कि हो न हो प्रोटॉन के साथ में कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। और वहां पे न्यूट्रॉन्स के बारे में रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद डिस्कवर हुआ था, जेम्स चैडविक ने बताया था, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो क्या होगा यहां पे, तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट विदाउट या पास्ड विदाउट डिफ्लेक्शन। अच्छा, पास विदाउट डिफ्लेक्शन में बताओ अब आप क्या आइडिया लगाओगे। अगर आप ही रदरफोर्ड होते तो क्या आइडिया लगाते, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज, वेरी गुड, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है ना। तो अब क्या आएगा बताओ, few alpha particles and few alpha particles are deflected by small angle and very few by large angle, and one amongst 20,000, ये अप्रॉक्स से ध्यान रखना ना, ठीक है ना, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री अप्रॉक्स, है ना, 180 डिग्री भी अप्रॉक्स। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ very small, highly dense, positive charge part is present, ठीक है ना, at center of atom। और इस सेंटर ऑफ एटम को क्या बोला इसने, न्यूक्लियस बोला। आई बात समझ में। तो इसको आप एक बार लिख दीजिए और कोई डाउट आए तो पूछिए। इसने लेड चैम्बर क्यों काम में लिया, बताओ जल्दी। लेड चैम्बर का यूज क्यों किया रदरफोर्ड ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेड जो चैम्बर है वो रेडिएशन का बेटर एब्जॉर्बर होता है, तो ये इसलिए इसने लेड चैम्बर यूज किया था। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो, अब रदरफोर्ड ने जो बात कही उसको हम आगे लेते हैं। तो वो देखते हैं, रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, हाईली डेंस, और एटम के सेंटर पे हाईली डेंस, हैवी, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है प्रेजेंट होता है, उसको इसने क्या बोला था, न्यूक्लियस। ठीक है। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या बताई थी इसने, बोलो। न्यूक्लियस के बारे में क्या बोला था, वेरी स्मॉल, so it is highly dense, वेरी स्मॉल, सेकंड high density, हाईली डेंस, वेरी गुड, और तीसरा जो था वो क्या था, positive charge, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें प्रोटॉन होता है, इसने बताया था। ठीक है ना। और यहाँ पे फोर्थ जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे होल मास ऑफ एटम
whole mass of atom is concentrate on whole mass of atom is equal to mass of न्यूक्लियस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट मान लिया था इसने। तो मास ऑफ एटम जो होता है, पूरे एटम का मास बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस ही होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही होता है, ये इसने बताया था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को एटम के टर्म में लेके बता देते हैं। तो बीच में हमारे पास इसने क्या एज्यूम किया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक मॉडल में इसने इस तरह से बताया था। और यहां पे इसने एक जेड स्क्रीन ली, यहां पे अल्फा पार्टिकल ये भेज रहा है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल देखें तो क्या आ जाएंगे, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये भी यहां पे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, कुछ जो है जो न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे वो थोड़ा सा क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, जो न्यूक्लियस के थोड़ा नियर पहुंचेंगे वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होंगे, जो और नियर पहुंचेगा वो और डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होगा, और 1 amongst 20,000 उसी पाथ पे क्या हो गया, वापस आ गया। तो ये इस तरह से अपने पास ये इस तरह का इसने डायग्राम बनाया और ये बताया कि इस तरह से ये जेड स्क्रीन जो होगी ये यहाँ पे क्या करेगी, ग्लो करने लग जाएगी जहां जहां पे ये स्ट्राइक करेगा अल्फा पार्टिकल। तो इस तरह से इसने बताया। और इसने ये भी कहा कि अगर नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का ग्राफ प्लॉट किया जाए, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका रिलेशन क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल n जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/sin की पावर 4 θ/2। ये फॉर्मूले जस्ट आपको याद रखना है, वैसे याद हो जाएगा, मैं बता ही रहा हूं। आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल थीटा, इसका ग्राफ क्या आएगा बताओ, बोलो। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल ये 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, स्कैटरिंग एंगल कैसे हो गया, ये वाला स्कैटरिंग एंगल हो गया। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर, तो ये एंगल जो है वो थीटा हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180। अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 0 डिग्री। मैक्सिमम मोस्ट अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो मैं मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल को क्या ले लेता हूं, इधर। सपोज करो मैं इसको नियर टू 0 लिख देता हूं, है ना, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट किसके बनाएगा, 0। अब आप मुझे बताओ 180 से डिफ्लेक्ट होने वाला एंगल जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो ये जो ग्राफ है ये एन का ग्राफ है, तो इस पॉइंट में मुझे हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा 0 डिग्री पे, और यहां पे 180 डिग्री अगर इसको ले लें थीटा को, तो एन जो मिलेगा वो लोवेस्ट मिलेगा, इस तरह से। और रिलेशन में अपने को दिख ही रहा है, तो यहां पे जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ज्यादा एंगल से जो डिफ्लेक्टेड है, ज्यादा एंगल से जो डिफ्लेक्टेड है उसके अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम है, और जो मिनिमम एंगल से डिफ्लेक्टेड है उसके अल्फा पार्टिकल नंबर बहुत ज्यादा है। ये इस तरह से हो गया। तो ये सिंपल सी बात है। क्या ये ग्राफ समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं काइनेटिक एनर्जी का। अब मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन जो है, मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे, या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, बताओ। मैं कह रहा हूं मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो डिफ्लेक्शन बताओ ज्यादा होगा या कम होगा, बस वही चीज ध्यान रखना है। तो बताओ अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कम होगी कि ज्यादा होगी? स्कैटरिंग का मतलब होता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है पाथ से डेविएट होना। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड क्या होंगे, कम होंगे। बेटा वापस सुनो, मैं वापस बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, सुनो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो बताओ अल्फा पार्टिकल जो है यहां से बहुत स्पीड से जाएंगे, तो ये जो रिपल्सन जो हो रहा है न्यूक्लियस का जो रिपल्सन हो रहा है, एक स्लो का और एक फास्ट का, तो ज्यादा रिपेल कौन होगा, स्लो वाला होगा ना। तो पाथ से डेविएशन सबसे ज्यादा क्या होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। पाथ से डेविएशन कम होगा तो उसका स्कैटरिंग एंगल भी कम आएगा, ये ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी का जरूर आप यहां ध्यान रखें। क्लियर हुआ पॉइंट?
Yes, sir. Deepak. वापस बता देता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्पीड से यहां से निकल जाएंगे, तो इंटरेक्शन टाइम कम हो जाएगा एक तरह से। क्लियर है चीज? अब सोचो, मैं अगर स्क्रीन जो अपने पास गोल्ड फॉइल है उसकी थिकनेस को बढ़ा दूं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होंगे। रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्कैटरिंग ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की। बहुत सही बताया। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। अब इसमें देखो क्या करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने कहा था कूलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे कैसे एक और फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला जो आता है वो भी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R होता है ओनली, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने कहा था आपको याद रखना है, 12th में पूरे डिटेल से आएगा आपके, ये फॉर्मूले बस आपको याद रखना है। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है के Q1 Q2 अपॉन R ओनली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या था, ये अल्फा पार्टिकल है, ये मेरे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को मैं न्यूक्लियस की ओर क्या करता हूं, ये न्यूक्लियस है। अभी अल्फा पार्टिकल क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको पता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होती है, रेंज के बाहर। ये अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की रेंज के क्या है, बाहर हो गया है। ध्यान रखना, रेंज के बाहर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब मैं इस अल्फा पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब जो इस न्यूक्लियस की रेंज के बाहर है, उससे इसको मैं यहाँ पे इसकी ओर ट्रिगर करूं, तो यहाँ पे ये मानता हूं कि ये मैक्सिमम नियरेस्ट कितना पहुंच सकता है। तो आपको पता ही होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, सपोज करो ये बोर्ड है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और मेरे पास क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। जब ये आके इधर टकराएगा तो आपको पता है टकरा तो सकता नहीं है, क्यों, न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा। तो ये जब यहाँ आएगा तो ये रिपेल करेगा, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रुक जाएगा। जब ये रुकेगा तब न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो वो तभी हो सकता है जब वो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन वाला हम कंसीडर करें, सही है। तो देखो क्या होता है, समझना इस बात को। तो ये अल्फा पार्टिकल जब आएगा तो मान लो ये पॉइंट ए है, इस पे मैंने क्या ले ली, काइनेटिक एनर्जी ले ली ए, और इसकी वेलोसिटी भी मैंने क्या ले ली, VA, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस की ओर आएगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके क्या होगा, रुक जाएगा। ये मान लो पॉइंट बी आ गया, तो यहाँ पे V जो होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस बी पॉइंट पे, ये कितनी हो जाएगी, 0। तो उस केस में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिख दिया, R0। R0 मतलब डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कितनी होगी। तो यहां पे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पे मैंने चार्ज लेता हूं Q1। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस पे चार्ज मैंने लिया Q1। Q1 का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में पहले बताओ प्रोटॉन कितने होते हैं, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने होते हैं प्रोटॉन, सही है। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू E इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज अपने पास Z इंटू E आ गया। अब अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज मैं Q2 ले लेता हूं, सही है। अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, +2E, सही है ना। ये +2E चार्ज हो गया इस तरह से, क्लियर है। आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुनना इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी पहले और बाद में क्या होगा, इक्वल। यहां एनर्जी है कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। ये क्वेश्चन जरूर पड़ा होगा, कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो एनर्जी हर पॉइंट पे कंजर्व रहती है। तो ऊपर जो एनर्जी है ग्राउंड से जब टकराएगा तब एनर्जी बराबर होती है, मतलब ऊपर वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, इसकी जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां है और वो यहां पे किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये इक्वल होगा क्या,
पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होता है, इक्वल टू 0 पॉइंट ए पे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए 0, क्यों? ये न्यूक्लियस के रेंज में ही नहीं है, तो रेंज में नहीं है तो ओनली काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ क्या है बताओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ रुक गया है, ये अल्फा पार्टिकल रुक गया है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें सभी को पता है, ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी वो होगा क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू पता है, तो के जेड इंटू ई, फिर 2E अपॉन, अब आर नॉट हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में आर नॉट के फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बताओ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दी हमने, जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। हमें आर नॉट चाहिए, तो आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी ए स्क्वायर। और ओनली मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारे पास आर नॉट आ गया। इस तरह से हम यहां पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना।